सुनिए आज के पूरे समाचार। 6 जुलाई को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मॉन्टेनेग्रो के राष्ट्रपति याकोव मिलाटोविक ने चीन और मॉन्टेनेग्रो के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 20वीं वर्षगांठ पर एक दूसरे को बधाई संदेश भेजा। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और मॉन्टेनेग्रो के बीच गहरी पारंपरिक मित्रता है। राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से पिछले 20 वर्षों में दोनों देश लगातार एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को समान मानते हैं और आपसी लाभ वाले सहयोग को आगे बढ़ाते हैं, जिससे विभिन्न आकार के देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सह अस्तित्व और साझा विकास का एक आदर्श स्थापित हुआ है। मैं राष्ट्रपति मिलाटोविक के साथ मिलकर राजनयिक संबंधों की स्थापना की 20वीं वर्षगांठ को एक नए आरंभिक बिंदु के रूप में लेते हुए पारंपरिक मित्रता को आगे बढ़ाने, आपसी लाभ वाले सहयोग को निरंतर गहरा करने और चीन मॉन्टेनेग्रो संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तत्पर हूं, ताकि दोनों देशों की जनता को अधिक लाभ मिल सके। मिलाटोविक ने कहा कि मॉन्टेनेग्रो और चीन हमेशा आपसी सम्मान और समझ के आधार पर मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध का विकास करते हैं। मॉन्टेनेग्रो राजनयिक संबंधों की स्थापना की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत और गहरा करने, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने को तैयार है, ताकि दोनों देशों की जनता को अधिक लाभ मिल सके और विश्व शांति एवं विकास को बढ़ावा देने में सकारात्मक योगदान दिया जा सके। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने 5 जुलाई को फिनलैंड के तुर्कू में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। राष्ट्रपति स्टब ने वांग यी से राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक अपनी शुभकामनाएं पहुंचाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि 1950 में फिनलैंड और चीन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से चीन ने राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिरता और तकनीकी नवाचार सहित कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो वास्तव में एक विकास का चमत्कार है। उन्होंने कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और ऐसे समय में चीन ने दुनिया को स्थिरता प्रदान की है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 4 वैश्विक पहलें अंतर्राष्ट्रीय हालात का व्यापक और सटीक विश्लेषण करती हैं और चुनौतियों से निपटने के लिए स्पष्ट और व्यवस्थित दिशा दिखाती हैं। उनका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक महत्व है। वांग यी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से राष्ट्रपति स्टब को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 2017 में फिनलैंड की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फिनलैंड यात्रा के दौरान चीनी जनता ने फिनलैंड के लोगों को हार्दिक बधाई दी थी। उन्होंने कहा कि एक सदी से अधिक समय में फिनलैंड के लोगों ने अपनी अदम्य शिशु भावना के बल पर राष्ट्रीय विकास और पुनरुत्थान हासिल किया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी ने 5 जुलाई को फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन से बातचीत की। वांग यी ने कहा कि फिनलैंड उन पश्चिमी देशों में शामिल है जिन्होंने सबसे पहले चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। वह चीन के साथ अंतर सरकारी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पश्चिमी देश भी था। उन्होंने कहा कि राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद बीते 76 वर्षों में चीन फिनलैंड संबंध लगातार नॉर्डिक देशों के साथ चीन के संबंधों में अग्रणी रहे हैं और उन्होंने संस्थागत तथा सांस्कृतिक मतभेदों से ऊपर उठकर समानता और सहयोग का उदाहरण पेश किया है। वर्ष 2017 में दोनों देशों ने भविष्योन्मुखी नवाचार साझेदारी स्थापित की, जो उनके संबंधों की दूरदर्शिता और नवाचार की भावना को दर्शाती है। एलिना वाल्टोनेन ने कहा कि फिनलैंड और चीन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का लंबा इतिहास रहा है। फिनलैंड चीन को मान्यता देने वाले पहले पश्चिमी देशों में से एक है और वह दृढ़ता से एक चीन नीति का पालन करता है। उन्होंने कहा कि राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से दोनों देशों ने हमेशा एक दूसरे का सम्मान किया है और आपसी विश्वास बनाए रखा है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने 6 जुलाई को नियमित प्रेस वार्ता में चीन यूरोपीय संघ व्यापार ढांचे संबंधी सवाल के जवाब में बताया कि चीन यूरोपीय संघ व्यापार ढांचा बाजार की मांग से प्रेरित है और पारस्परिक लाभ की पूरकता पर आधारित एक प्राकृतिक परिणाम है। रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने हाल ही में बताया कि ईयू को व्यापारिक असंतुलन के सवाल पर चीन के साथ वार्ता करनी चाहिए। इसके साथ फिलहाल यूरोप भीषण गर्मी का सामना कर रहा है और चीन से बने एसी और पंखे आदि माल यूरोपीय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं।
संबंधित सवाल के जवाब में माओ निंग ने कहा कि चीन ईयू संबंध में उपभोक्ताओं और सप्लाई व्यापारियों को ठोस लाभ मिला है। जबरन क्रय विक्रय असंभव है। यह दो तरफा रास्ता और समान लाभ है। उम्मीद है कि ईयू के संबंधित लोग वस्तुगत रूप से चीन ईयू आर्थिक व व्यापारिक संबंध देखेंगे और एक साथ पारस्परिक लाभ वाला केक बड़ा बनाएंगे और जीरो सम गेम की मानसिकता छोड़ेंगे। चीन अमेरिका से क्यूबा के खिलाफ नाकाबंदी और जबरदस्ती के दबाव को तुरंत समाप्त करने और क्यूबा के लोगों के अस्तित्व और विकास के अधिकारों का उल्लंघन करना बंद करने का आग्रह करता है। 6 जुलाई को चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित नियमित संवाददाता सम्मेलन में प्रवक्ता ने संबंधित सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल बर्मुडेज ने हाल ही में चेतावनी दी कि क्यूबा के खिलाफ अमेरिकी नाकाबंदी गंभीर स्तर पर पहुंच गई है और नरसंहार का खतरा पैदा करती है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा से 7 जुलाई को इस मामले पर एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की। इस पर चीनी प्रवक्ता ने कहा कि चीन क्यूबा की राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा में उसका दृढ़ता से समर्थन करता है, विदेशी हस्तक्षेप का विरोध करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय को बनाए रखने को तैयार है। 5 जुलाई की शाम को चीन सरकार द्वारा वेनेजुएला को भेजी गई आपातकालीन मानवीय भूकंप राहत सामग्री की पहली खेप पेचिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना की गई। जानकारी के अनुसार इस पहली खेप का कुल वजन 80 टन से अधिक है। इसमें मुख्य रूप से 20 जनरेटर, 8 जल शोधन वाहन, 200 कीटाणुनाशक मशीनें, 200 सौर प्रकाश उपकरण, 1700 से अधिक टेंट और 6700 से अधिक कंबल शामिल हैं। इस सामग्री को एक चार्टर्ड नागरिक विमान के जरिए वेनेजुएला की राजधानी काराकास में भेजा गया है। बाकी राहत सामग्री को चरणबद्ध तरीके से भेजा जाएगा। गौरतलब है कि 24 जून को वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से भारी जानमाल का नुकसान हुआ था। इस आपदा के बाद चीन सरकार ने तुरंत वेनेजुएला को भूकंप राहत के लिए नकद आपातकालीन मानवीय सहायता भी प्रदान की। 5 जुलाई को चीन पर आक्रमण करने वाली जापानी सेना की यूनिट 731 द्वारा किए गए अपराधों के साक्ष्य संग्रहालय ने पहली बार यूनिट 516 के व्यक्तिगत घोषणा पत्र जारी किए। ये महत्वपूर्ण सैन्य दस्तावेज हैं जिन्हें हाल के वर्षों में चीनी पक्ष द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्ष्य जुटाने के माध्यम से जापान से एकत्र किया गया है, जो चीन पर आक्रमण के दौरान जापानी सेना द्वारा किए गए रासायनिक युद्ध अपराधों को उजागर करने वाले नए पुख्ता सबूत प्रदान करते हैं। 1 जुलाई को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ मनाने की महासभा पर चीन के सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग ने सीपीसी के 105 साल के शानदार इतिहास का सिंहावलोकन किया और सीपीसी के विशिष्ट गुणों पर प्रकाश डाला। इधर कुछ दिन कई देशों के राजनीतिज्ञों और अध्ययनकर्ताओं ने वस्तुगत दृष्टि और अपने अनुभवों से सीपीसी के शासन की उपलब्धियों की प्रशंसा की। लाओस जन क्रांतिकारी पार्टी की केंद्रीय कमेटी के प्रचार विभाग के उपमंत्री खामोन चांथाछट ने बताया कि 100 वर्षों में सीपीसी ने विकास का करिश्मा रचा है। 2012 में सीपीसी के 18वें राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद चीन का भावी विकास पर स्पष्ट ब्लूप्रिंट है, जिसका मजबूत सैद्धांतिक आधार है। बांग्लादेश के प्रेस और ब्रॉडकास्टिंग मंत्री जाहिरुद्दीन स्वापोन ने बताया कि सीपीसी के नेतृत्व में चीन का सामाजिक व आर्थिक विकास आश्चर्यजनक है। चीन एआई, वैज्ञानिक व तकनीकी सृजन और डिजिटलीकरण आदि क्षेत्रों में अग्रसर है। श्रीलंकाई कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव जी वीरा सिंघे ने बताया कि सीपीसी का लोकतांत्रिक केंद्रीयता तंत्र एक चीनी विशेषता तांत्रिक लाभ है, जिसे कुशल निर्णय लेने और व्यापक जनमत समावेश दोनों को एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में मैं पंकज श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम चीनी लेखक छे मुछी द्वारा लिखित रेशम मार्ग तब और अब शीर्षक किताब की कड़ी प्रस्तुत करेंगे। तो अपने वायदे के अनुसार हम इस बार भी एक नई कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। कड़ी का नाम है
20 लाख वर्ग मीटर वाला काओछांग। लाख वर्ग मीटर वाला काओछांग। तुर्पान पहुंचने के दूसरे दिन ही मैंने काओछांग शहर के अवशेष देखने का निर्णय लिया। काउंटी केंद्र छोड़कर मैं पूर्व की ओर रवाना हुआ। गोबी रेगिस्तान में कोई 40 किलोमीटर का सपाट रास्ता तय कर मेरी नजरों के सामने नखलिस्तान पड़ा। ये होएनशान यानी अग्नि पर्वत जन कम्यून था। नखलिस्तान को पार कर मैं प्राचीन शहर काओछांग पहुंचा। शहर की चार दीवारी अब भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। पश्चिमी द्वार से प्रविष्ट हो मैं एक ऊंचे टीले पर चढ़ गया। चारों ओर नजर दौड़ाने पर देखा कि सभी तरफ खंडहर ही खंडहर हैं। कामरेड छन ने, जो मेरे साथ थे, बताया काओछांग शहर का कुल क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग मीटर था। चार दीवारी की कुल लंबाई 5 किलोमीटर थी। सचमुच ये एक काफी बड़ा शहर रहा होगा। पूरा शहर बाहरी नगर, भीतरी नगर और राजमहल तीनों भागों में विभाजित था। स्थापत्य कला थांग राजवंश की राजधानी छांगान जैसी थी। बाहरी नगर के दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में एक एक मंदिर के खंडहर थे। कॉमरेड छन मुझे दक्षिण पश्चिम में स्थित मंदिर में ले गए, जहां मुझे मंदिर के मुख्य हॉल के सामने खड़ा एक टावर दिखा। टावर पर कतारों में आले खोदे गए हैं। कुछ एक आलों में अब भी मूर्तियों और भित्ति चित्रों के दर्शन होते हैं। अकेले मंदिर के खंडहर का क्षेत्रफल ही 10,000 वर्ग मीटर है। मन ही मन मैंने सोचा कि शायद ये वही स्थल है जहां श्वेनचांग ने धार्मिक प्रवचन दिए थे। शहर के बीचों बीच थोड़ा उत्तर की ओर लाल मिट्टी से बना एक चबूतरा है। चबूतरे की बची खुची नींव की ऊंचाई 15 मीटर है। उसके आसपास हरी खपरेलों के टुकड़े पाए गए हैं, जिन पर तरह तरह के चित्र बने हैं। कॉमरेड छन ने कहा कि ये संभवतः छू राज्य के राजमहल का खंडहर है। कॉमरेड छन मुझे बाहरी नगर में स्थित एक चौक दिखाने ले गए। चौक के इर्द गिर्द कुछ वर्कशॉप नुमा मकान दिखाई पड़े। ऐसा लगा मानो मुझे यहाँ खोमचे वालों की भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही हो और लोग शोरगुल मचाते सुनाई पड़ रहे हों। तब यहाँ बाजार था। चौक के इर्द गिर्द वर्कशॉपों के खंडहरों पर मैंने पाया कि सभी वर्कशॉपें अपेक्षाकृत बड़ी रही होंगी। देखने में सचमुच वे कार्यस्थल लगती थीं, जहां दस्तकार काम करते होंगे। एक मकान के खंडहर के सामने मटके के टुकड़े बिखरे थे। शायद यहां शराब बनती होगी। कहीं यह सुप्रसिद्ध काओछांग अंगूर शराब वर्कशॉप ही तो नहीं है। द्वीप रूपी टीले का प्राचीन शहर। तुर्पान काउंटी केंद्र के पश्चिम में 10 किलोमीटर की दूरी पर एक और प्राचीन शहर च्याओहो यानी यारखोतो के खंडहर हैं। ये खंडहर दो सूती नदियों के पेटों के बीच एक द्वीप रूपी टीले पर स्थित है। इन दो नदियों के पेटे द्वीप के उत्तर में अलग अलग दिशा में गुजरते हुए द्वीप के दक्षिण में एक दूसरे में मिल गए हैं। द्वीप का आकार सरपत के पेड़ के पत्ते जैसा है और उसकी लंबाई कोई 1600 मीटर और सबसे बड़ी चौड़ाई 300 से ज्यादा मीटर है। द्वीप के चारों ओर नदी के बहाव से 30 मीटर ऊंचा कगार बन गया है, जो एक प्राकृतिक चहारदीवारी जैसा है। हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाले एक ढलान नुमा मार्ग का अनुसरण करते हुए शहर में प्रविष्ट हुए। सड़क के दोनों ओर अपेक्षाकृत सुरक्षित दीवारें खड़ी हैं। थांग राजवंश की राजधानी छांगआन की सड़कों के दोनों ओर भी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी थीं। मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर नहीं खुलते थे। केवल गलियों के मुहाने सड़कों की ओर मुखातिब थे। लगता है कि ये प्राचीन शहर भी हान राजवंश के शहर के रूप की नकल पर निर्मित किया गया था। मैं दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही
इस सड़क के छोर पर स्थित एक बड़े मंदिर के खंडहर स्थल पर पहुंचा। इस आयताकार मंदिर का मुख्य हॉल, खंभे, तितरफा बरामदे वाले मकानों की नींव और चबूतरे सभी साफ-साफ दिखाई पड़ रहे थे। मंदिर के पिछले भाग में पगोड़ों के झुंड दिखाई दे रहे थे। बीचों बीच एक बड़ा पगोड़ा था। चारों कोनों में अनेक छोटे-छोटे पगोड़े थे, जिन्होंने बड़े पगोड़ों को घेर रखा था। खेद की बात यह है कि हजारों वर्ष बाद बड़ा पगोड़ा तो थोड़ा बहुत बच गया, लेकिन छोटे पगोड़ों की केवल नींव ही बाकी रही है। वरना सामने पगोड़ों के झुंड कितने भव्य और आलीशान लगते होंगे। मैं फिर दक्षिण की दिशा में स्थित आबाद बस्तियों के अवशेषों की खोज में निकल पड़ा। जब मैं एक छोटी गली में घुसा तो मुझे गली के दोनों ओर दीवारें, दरवाजे और खिड़कियां नजर आईं। मुझे भ्रम हुआ कि क्या मैं सचमुच ही तत्काल की किसी शांत गली में प्रविष्ट हो गया हूं। मैंने एक मकान में जाकर इसके प्रांगण को देखा। यहां से मैं बैठक खाने से गुजरकर अंदर के कमरे में भी गया। सीढ़ियां और खिड़कियां मोटे तौर पर पहचानी जा सकती थीं, लेकिन मकान मालिक नहीं दिखाई पड़ रहे थे। मैं छोटी गली से शहर की दीवार तक पहुंचा तो मुझे अपने पैरों के नीचे एक सीधा कगार कसमसाता महसूस हुआ और मैं रुक गया। कगार के नीचे च्याहू नदी का पेटा था। मैंने मन ही मन अनुमान लगाया कि उस जमाने में निवासियों को पानी लाने के लिए सीधे कगार के नीचे स्थित नदी तक जाना पड़ता होगा। बाद में मुझे शहर में एक सूखा कुआं भी दिखाई पड़ा। मालूम हुआ कि हालांकि च्याओहो शहर द्वीप रूपी एक टीले पर आबाद था, मगर निवासी शहर के अंदर कुएं खोद सकते थे, वरना जीवन बहुत ही असुविधाजनक हो जाता। जब मैंने शियान से रेशम मार्ग पर कदम रखा तो रास्ते में मुझे बहुत से प्राचीन शहरों के खंडहर देखने को मिले। तुर्पान में काओछांग और च्याओहो, इन दो प्राचीन शहरों के खंडहरों का दौरा करने के बाद ही मैं ये कह सकता हूं कि मुझे सबसे बड़े और सुरक्षित प्राचीन शहरों के खंडहर देखने को मिले। हान लोगों द्वारा स्थापित 4 काओछांग राज्य। काओछांग और च्याओहो, इन दो प्राचीन शहरों का अस्तित्व पश्चिमी हान राजवंश से युआन राजवंश काल तक रहा। इन दो प्राचीन शहरों के खंडहरों का अब तक सर्वांगीण वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। इसलिए ये साफ-साफ नहीं कहा जा सकता कि इनकी कब स्थापना हुई और कब वे नष्ट हो गए। इधर कुछ वर्षों में आंशिक खुदाई में प्राप्त सांस्कृतिक अवशेषों को देखने से विशेषज्ञों का विचार है कि इन शहरों के निर्माण की नींव 5वीं शताब्दी से डाली जानी शुरू हो गई थी और उन्हें नष्ट हुए कोई 600-700 वर्ष हो चुके हैं। तुर्पान पश्चिमी हान राजवंश काल में यारखोतो वासियों से आबाद इलाका था। हानशू के पश्चिमी क्षेत्र खंड में दर्ज है कि यारखोतो राज्य की राजधानी च्याओहो शहर थी। नदी 2 भागों में बंटकर शहर का चक्कर लगाती हुई जाती है, इसलिए वो च्याओहो यानी 2 प्रवाहों का संगम कहलाती है। इस प्राचीन च्याओहो शहर का खंडहर जो हमने आज देखा, हानशू में वर्णित भौगोलिक स्थिति से पूरी तरह मेल खाता है। काओछांग का नाम भी सर्वप्रथम हानशू में आया, तब वो काओछांग पिया काओछांग लेई कहलाता था। नाम से ये एक ऐसा स्थान लगता है जहां फौज तैनात की जाती थी। यारखोतो राज्य पहले हूणों के अधीन था। उसे प्राप्त करने के लिए हान राजवंश और हूणों के बीच कई बार झड़पें हुईं। इस उद्देश्य से हान राजवंश ने यारखोतो राज्य के भीतर काओछांग पी में सीमा रक्षक अधिकारी नियुक्त किया। ये अधिकारी ऊसर जमीन को खेती योग्य बनाने में फौज की रहनुमाई करता था। 4वीं और 5वीं शताब्दी में पहले पूर्व ल्याङ 317 से 376 ईस्वी तक राज्य सत्ता की शक्तियां पश्चिमी क्षेत्र में प्रविष्ट हुईं। उन्होंने तुर्पान इलाके में काओछांग जिला स्थापित किया और फिर दक्षिणी और उत्तरी राजवंश 420 ईस्वी से 589 ईस्वी के दौरान
मध्य चीन इलाके के दक्षिण और उत्तर में विभाजित होकर दो केंद्रीय राजसत्ताएं कायम हुईं, जो एक दूसरे के खिलाफ थीं। इस तरह तोरपान इलाके में काओछांग राज्य अस्तित्व में आया। प्रथम काओछांग राज्य 422 से 460 ईस्वी तक हूणों के वंशज छुई द्वारा स्थापित किया गया था। उनके काओछांग राज्य के खात्मे के बाद क्रमशः खानकुल, चांगकुल, माकुल और छुई के काओछांग राज्य स्थापित हुए। उनके सभी राजा हान जाति के थे। उनमें से छुई कुल के काओछांग राज्य का तोरपान के इतिहास पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था। इस राज्य में कुल 10 राजा हुए। इसका 141 साल लंबा इतिहास रहा। 499 से 640 ईस्वी तक छुई कुल के काओछांग राज्य की राजधानी काओछांग थी, जो कि आज के काओछांग शहर का खंडहर है। आज के तोरपान बेसिन येंछी यानी आज के काशगर, वेई स्वायत्त काउंटी और श्वेनशान पर्वत का एक हिस्सा इसी के प्रशासनाधीन थे। तत्कालीन काओछांग राज्य में कुल 21 शहर थे, जिनमें च्याओहू शहर भी शामिल था। मित्रों, अब आप सुन रहे हैं लेखक छेमुछी की रेशम मार्ग यात्रा के आधार पर लिखित किताब रेशम मार्ग तब और अब की कड़ी। छुईकुल का काओछांग राज्य हान, यारखोतो और पश्चिमी क्षेत्र की अन्य जातियों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया एक छोटा देश था। प्रथम राजा छुईच्या कांसू प्रांत के चिनछंग की युईचुंग काउंटी का रहने वाला था। राज्य की स्थापना के बाद वो एक तरफ उत्तरी भाग की घुमंतु जातियों की खुशामद करता था, ताकि अपने राज्य और प्रजा की सुरक्षा की गारंटी हो सके। इसके साथ साथ वो भीतरी इलाके में स्थित केंद्रीय राजसत्ता को नजराना भी देता था और उससे पद उपाधि स्वीकार करता था। उसने मध्य चीन की संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए पुरजोर काम किया। काओछांग राज्य में पुरुष हूण पोशाकें पहनते थे, जबकि महिलाओं की पोशाकें और बालों के ढंग तो भीतरी इलाके की हान जाति से कुछ मिलते जुलते थे। हान और हूण भाषाओं और लिपियों का साथ साथ इस्तेमाल किया जाता था। निवासियों के मकान और शहर भी हान और हूणों के मकानों और शहरों की शैलियों का मिला जुला रूप थे। सुई राजवंश द्वारा मध्य चीन का एकीकरण किए जाने के बाद छुईकुल के काओछांग राज्य और भीतरी इलाके में स्थित केंद्रीय राज्य सत्ता के बीच संबंध बहुत अच्छे रहे। जब सुई राजवंश के सम्राट यांगती पश्चिम की यात्रा पर कांसू के खशी गलियारे तक पहुंचे, तो काओछांग के राजा छुई पोया ने स्वयं चांगये जाकर उनकी अगवानी की थी और वो सम्राट यांगती के साथ छांगान गया था। उसने सारे मध्य चीन की यात्रा 3 वर्षों में पूरी की। लौटते वक्त उसकी सुई वंश की राजकुमारी वारुंग से शादी हुई। उसने एक समय के लिए ये आदेश भी जारी किया था कि देश भर के पुरुष स्त्रियां हूण पोशाकों के बजाय हान पोशाकें पहने। लेकिन अंततः उत्तरी इलाके की प्रबल घुमंतु जाति के नाराज होने के डर से ये आदेश अमल में नहीं लाया जा सका। थांग राजवंश को सुई राजवंश की जगह लिए ज्यादा समय नहीं हुआ था कि छुई की मृत्यु हो गई। राजा का उत्तराधिकारी छुई वन थाई सत्ता पर आया, जिसने श्वेनचांग का भव्य स्वागत सत्कार किया था और उसे डराया धमकाया भी था, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं। वो षड्यंत्र रचने में बड़ा निपुण था। अपने पृष्ठपोषक के रूप में पश्चिमी तुर्क का सहारा लेकर वो थांग राजवंश की केंद्रीय राजसत्ता का ऊपरी तौर पर समर्थन और वास्तव में विरोध करता था। काओछांग रेशम मार्ग का एक महत्वपूर्ण स्थान था। व्यापार अपेक्षाकृत विकसित था। मौके का बेजा फायदा उठाकर वो ऊंचे कर वसूल करता था और अक्सर
पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न देशों द्वारा थांग राजवंश को भेजे गए राजनयिकों और व्यापारियों को हिरासत में ले लेता था। जब थांग राजवंश उसकी भर्त्सना करता तो वो ऊपरी तौर पर गलती मानने का स्वांग रचता और पीठ पीछे खुशी मनाता। थांग सम्राट थाईचुंग ने रेशम मार्ग को बनाए रखने और पश्चिमी क्षेत्र के एकीकरण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से काओछांग पर धावा बोलने के लिए फौज भेजी। सेनापति खाओ च्युनची थे। मारे घबराहट के छुई वन थाई जान से हाथ धो बैठा। उसके बेटे को आत्मसमर्पण करना पड़ा। छुई कुल के काओछांग राज्य के पतन के बाद थांग राजवंश ने काओछांग में अपना प्रशासनिक अंग शीचौ जिला स्थापित किया। 9वीं शताब्दी के मध्य में पूर्व से आए वेइहू वासियों ने इस पर कब्जा करके वेइहू काओछांग राज्य की स्थापना की। वेइहू आज के उइगरों के पूर्वज थे। 100 से अधिक प्राचीन कब्रें। ईसा पूर्व 1 शताब्दी से हान जाति के तोरपान क्षेत्र में ऊसर जमीन खेती योग्य बनाने के कार्य में लगे रहने और बाद में हान वासियों द्वारा क्रमशः 4 काओछांग राज्य स्थापित किए जाने के कारण हान जाति की समुन्नत संस्कृति को स्थानीय जातियों ने बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया और उन पर हान संस्कृति का अपेक्षाकृत व्यापक प्रभाव पड़ा। आज की तुर्पान काउंटी के प्रदर्शनी हॉल में संग्रहित उन सांस्कृतिक अवशेषों जो खुदाई में प्राप्त हुए थे से ये विशेषता एकदम स्पष्ट हो जाती है। प्राचीन काओछांग शहर के खंडहर के पास अस्ताना कराखोजा इलाके में बहुत सी प्राचीन कब्रें मौजूद हैं। मुक्ति के बाद 100 से अधिक कब्रों की खुदाई की गई और प्रचुर मात्रा में 3री शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। इसके बावजूद कि इन सांस्कृतिक अवशेषों का अधिकांश भाग उरमुची के शिनचांग संग्रहालय में भेज दिया गया, यहाँ प्रदर्शित अवशेषों की मात्रा अब भी काफी ज्यादा है। मुझे इन अवशेषों को देखने में पूरी एक शाम लगी। मेरे लिए सबसे आकर्षक चीज थी खुदाई में प्राप्त रेशमी कपड़ा। शिनचांग संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए रेशमी कपड़ों का अधिकांश भाग भी तोरपान से आया है। ये रेशमी कपड़े 5वीं से 8वीं शताब्दी तक के थे। रंग बिरंगे और सुंदर डिजाइन वाले महीन सिल्क, कमखाब और साटन रेशम मार्ग पर सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व करने वाले सांस्कृतिक अवशेष कहे जा सकते हैं। मैं एक रंग बिरंगे रेशमी चित्र को देर तक एकटक देखता रहा, जिस पर मनुष्य के सिर और सांप जैसे धड़ वाले एक पुरुष और एक महिला एक हाथ से दूसरे हाथ से गलबैयां डाले थे और पूंछें एक दूसरे को जोड़ती हुई दिखाई पड़ रही थीं। पुरुष के सिर पर टोपी थी। वो एक हाथ में चुई यानी प्राचीन काल में चतुर्भुज खींचने वाला औजार लिए था। महिला ने जूड़ा बना रखा था। वो एक हाथ में कुई यानी प्राचीन काल में वृत्त खींचने वाला औजार लिए थी। वे दोनों हान जाति की पोशाक में थे। चित्र के ऊपरी भाग में सूर्य, निचले भाग में चंद्रमा और चारों तरफ सितारे बिखरे थे। रंगारंग चित्र बड़ी बारीकी से बनाया गया था। चित्र में पुरुष और महिला दोनों अत्यंत सुंदर रूप से काढ़े गए थे। कुछ विद्वानों ने इस रेशमी चित्र को फूशी और न्यूवा का चित्र की संज्ञा दी है। इस किस्म के अनेक चित्र तुर्पान में 5वीं से 6ठी शताब्दी की कब्रों की खुदाई में प्राप्त हुए हैं। ये सभी चित्र या तो कब्र की दीवारों पर टंगे थे या इनसे शव ढके हुए थे। ये चित्र भीतरी इलाके में बहुत पहले से ही प्रचलित थे। ऐतिहासिक ग्रंथों में अंकित है कि ये पश्चिमी हान के दौरान भी मौजूद थे। फूशी और न्यूवा चीन की प्राचीन पौराणिक कथाओं में मानव जाति के जनक माने जाते हैं। बाइबल में चर्चित आदम और हव्वा जैसे कहा जाता है कि फूशी न्यूवा का बड़ा भाई था। उन दोनों की शादी हुई थी। मानव जाति न्यूवा और फूशी की ही वंशज हैं। इसके अलावा तुर्पान में
2700 से ज्यादा चीनी लिपि दस्तावेज खुदाई में प्राप्त हुए हैं। इन दस्तावेजों ने पश्चिमी क्षेत्र की राजनीति, अर्थव्यवस्था, फौजी मामला और सांस्कृतिक अनुसंधान के लिए मूल्यवान ऐतिहासिक सामग्री प्रदान की है, जिनमें रेशम मार्ग को प्रतिबिंबित करने वाले दिलचस्प दस्तावेज भी शामिल हैं। इन दस्तावेजों में फारस के युवराज के संरक्षण में सहचरियों के एक नाम सूची भी मिली है। उसमें हान और गैर हान जातियों के लोग शामिल हैं। सिद्धता नामक एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है, जिसमें एक फौजी व्यक्ति का जिक्र है। इससे ये सिद्ध होता है कि वो फारस के युवराज के संरक्षण के लिए फौजी दस्ते में भर्ती किया गया था। उसके साथ भर्ती की गई वीरों की संतानों की संख्या 932 तक पहुंच गई थी। इन दो दस्तावेजों ने थांगशू में लिपिबद्ध इस इतिहास की पुष्टि की है कि सन 679 में थांग राजवंश के शीचौ जिले के पदाधिकारी और आंशिक गैरिसन कमांड के अधिकारी फेई शिंगचियन 619 से 682 ईस्वी ने छांगआन में रह रहे फारसी महाराजा पोरस के बेटे नार्सेस का स्वदेश लौटने में संरक्षण करने का जिम्मा लिया था। उस समय पश्चिम तुर्क बालकश झील के आसपास गड़बड़ करने और रेशम मार्ग पर यातायात को तितर-बितर करने में लगे रहते थे। फेंगशिंगचिन एक ओर फारस के युवराज का स्वदेश लौटने में संरक्षण करने का राजनयिक मिशन पूरा कर रहे थे और दूसरी ओर वो इसी आड़ में तुर्पान इलाके में पश्चिम तुर्कों के उपद्रवों को कुचलने के लिए अफसरों और सिपाहियों को फौज में भर्ती करने में लगे हुए थे। फेइशिंगचिन तुर्पान से रवाना होकर रेशम मार्ग का अनुसरण करते हुए पश्चिम की दिशा में बढ़ते चले गए। उन्होंने नार्सेस को स्वेये तक पहुंचाया। साथ ही उन्होंने अस्तर्क पश्चिमी तुर्कों को पूरी तरह शिकस्त भी दी। इन दस्तावेजों में लिपिबद्ध घोड़ों के चारे के लिए पड़ावों की वितरण पुस्तिका ने मुझे आकर्षित किया। थांग राजवंश के शासनकाल में शिनचांग में यातायात मुख्य रूप से घोड़ों पर निर्भर था। ऊंट, गधे और बैल पूरक यातायात साधन थे। उस वक्त पूर्व के हामी से पश्चिम के स्वेये तक के रेशम मार्ग पर यात्रियों के लिए अनेक पड़ाव कायम किए गए थे। इन सभी पड़ावों में पर्याप्त चारा रहता था। इन दस्तावेजों में 753 से 755 ईस्वी तक के दौरान विभिन्न पड़ावों के चारे के बही खाते लिपिबद्ध किए गए, जिनमें रोजाना चालू खाता और हर महीने का अंतरिम हिसाब दोनों शामिल हैं। इनमें पश्चिमी क्षेत्र की यातायात लाइन पर पड़ने वाले बहुत से पड़ावों के नाम भी दर्ज हैं और तो और इक्का दुक्का मुसाफिरों के नाम भी देखने को मिलते हैं। उनमें थांग राजवंश के कवि छनशन का नाम भी है, जिन्होंने पश्चिमी क्षेत्र में उत्तरदायित्वपूर्ण पद संभाला था। तो मित्रों, आज की ये कड़ी यहीं समाप्त होती है। अगली बार हम एक नई कड़ी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर आखिरकार दैत्यांगना की गुफा ढूंढ ही लेता है। गुफा का पता चलते ही वे सब मिलकर दैत्यांगना को हराकर सांचांग को छुड़ाने की योजना बनाते हैं। वानर गुफा के अंदर जाता है और शूकर और भिक्षु रेतात्मा गुफा के बाहर ही इंतजार करते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। वानर चुपचाप कान लगाकर बैठा रहा ताकि उसकी बातें सुन सके। वह मुस्कुराकर बोली, बालिकाओं, जल्दी जल्दी शाकाहारी भोजन का इंतजाम करो। भोजन के बाद मैं अपने प्यारे थांग महाभिक्षु के साथ विवाह रचने जा रही हूँ। वानर ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, तो यानी शूकर की बात सच्ची है। मैं तो सोच रहा था कि शूकर सिर्फ मजाक कर रहा है। अब तो मुझे अंदर जाना ही होगा और गुरुदेव को खोज कर लाना ही होगा। मैं नहीं जानता कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। अगर वे सचमुच अपना रास्ता भटक गए हैं तो मैं उन्हें यहीं छोड़ दूंगा। जब वह अपने पंख फैलाकर अंदर की तरफ उड़ने लगा तो उसने देखा थांग महाभिक्षु लाल कागज से ढकी जाली के पीछे बैठा दिखाई दे रहा था। जाली के कागज में छेद करके वानर थांग महाभिक्षु की खलवाट खोपड़ी पर जा बैठा और पुकारने लगा, गुरुदेव। सांचांग ने वानर की आवाज पहचान कर जवाब दिया, शिष्यवर, मुझे बचा लो शिष्यवर। सांचांग ने और आगे कहा, मैं यहाँ किस रास्ते आया हूँ यह भी मुझे याद नहीं। वानर ने कहा, रास्ता भूल जाने की बात छोड़िए गुरुदेव। यह कोई आम गुफा नहीं है जिसमें घुसने के लिए लोग किसी रास्ते से अंदर बाहर आ जा सकते हैं, बल्कि यह तो एक ऐसी गुफा है जिसकी छत के रास्ते ही लोग अंदर आ जा सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ से छुड़ा लूंगा तो आपको इस गुफा के पैंदे से ऊपर की तरफ जाना होगा। अगर आप बहुत भाग्यशाली हैं तो सिमटकर घुसने वाले छेद से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप भाग्यशाली नहीं हैं तो सिमटकर बाहर नहीं निकल पाएंगे और देर सवेर आपका दम घुट जाएगा और जान निकल जाएगी। सांचांग बोला, हे भगवान, अब क्या होगा? और उसकी आंखों से आंसू छलछला आए। वानर ने कहा, चिंता की बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। दैत्यांगना आपके लिए कुछ मदिरा का इंतजाम कर रही है। आपको एक प्याली मदिरा जरूर पीनी पड़ेगी, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। फिर दैत्यांगना को मदिरा पिलाते समय आपको तेज रफ्तार से प्याली में मदिरा को भरना होगा ताकि उसमें ढेर सारी झाग बन जाए। तब मैं इस छोटे से कीड़े का रूप धरकर झाग के बुलबुलों के बीच छिप जाऊंगा। जब दैत्यांगना मुझे मदिरा के साथ अपने पेट में पहुंचा देगी तो मैं उसके हृदय और जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उसकी अंतड़ियों को फाड़ दूंगा। इस तरह जब मैं उसे मार डालूंगा तो आप यहाँ से भाग सकेंगे। सांचांग बोला, किंतु शिष्यवर, यह तो बहुत ही मुश्किल काम होगा और बहुत क्रूरता भरा काम भी होगा। वानर ने जवाब दिया, अगर आप इस तरह दया दिखाते रहेंगे तब तो काम हो चुका। यह प्रेतात्मा एक हत्यारिन है, आप इसके प्रति इतनी दया क्यों दिखा रहे हैं? सांचांग बोला, अच्छा तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा।
गुरु शिष्य की बातचीत अभी खत्म भी नहीं हो पाई थी कि प्रेत आत्मा सारा इंतजाम पूरा करने के बाद पूर्वी गलियारे में आ पहुंची और दरवाजे का ताला खोलकर बोली, परमादरणीय महोदय। थांग महाभिक्षु को जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। उसने फिर से दूसरी बार पुकारा, लेकिन फिर भी सांचांग को जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। तब दैत्यांगना ने तीसरी बार पुकारा, परमादरणीय महोदय। थांग महाभिक्षु के सामने जवाब देने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। वह बोला, मैं यहाँ हूँ महोदया। पर जब दैत्यांगना ने उसका जवाब सुना तो उसने धक्का मारकर दरवाजा खोल दिया, थांग महाभिक्षु को सहारा देकर खड़ा किया और उसके कंधे में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचते हुए कान में धीरे से कुछ कहा। उसने अपने को हर नजर से आकर्षक बनाकर परम सुंदरी का रूप धारण कर लिया था। वह इस बात को कतई नहीं जानती थी कि उस समय सांचांग के मन में परेशानी ही परेशानी थी। वानर ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, जिस ढंग से इसने अपना रंग रूप इतना मनमोहक बनाया हुआ है, उससे तो लगता है कि यह गुरुदेव को अपने प्रेम जाल में फंसा ही लेगी। थांग महाभिक्षु के गले में हाथ डालकर दैत्यांगना उसे फूस के मंडप में ले गई और बोली, परमादरणीय महोदय, मैं अपने साथ कुछ मदिरा लाई हूँ, जिसे हम दोनों यहाँ एक साथ पिएंगे। थांग महाभिक्षु ने जवाब दिया, महोदया, भिक्षु होने के नाते मैं कोई अशुद्ध भोजन या पेय नहीं ले सकता। दैत्यांगना बोली, मैं यह जानती हूँ। चूंकि गुफा का पानी साफ नहीं है, इसलिए मैंने आपके लिए इन और यांग के संगम से पर्वत पर प्रवाहित पवित्र जल मंगवाया है और फलों और शाकाहारी पकवानों के एक भोज का आयोजन किया है। जेड के समान चमकदार अपनी उंगलियों से उसने एक चमचमाता हुआ स्वर्ण चषक हाथ में उठाया और उसे बेहतरीन मदिरा से भर लिया। उसे सांचांग के हाथ में देते हुए वह बोली, परम प्रिय महाशय, परमादरणीय महोदय, मेरे प्राण प्यारे, यह लीजिए। इस खुशी के अवसर पर कुछ मदिरा पान कीजिए। सांचांग ने छींकते हुए मदिरा चषक हाथ में उठा लिया। महान मनीषी सुन ने एक अत्यंत छोटे कीड़े का रूप धारण कर लिया था और वह एक गोपनीय सूचना दाता के रूप में सांचांग के कान के पीछे छिपा हुआ था। उसकी बात सांचांग के सिवाय और कोई नहीं सुन सकता था। वह यह जानता था कि गुरुदेव अंगूर की शुद्ध मदिरा के शौकीन है। उसने सांचांग के कान में कहा कि वह प्याली की मदिरा पी जाए। सांचांग के सामने मदिरा पीने के सिवाय और कोई उपाय नहीं रह गया था। फिर उसने झटपट प्याली में मदिरा भर दी और उसे प्रेत आत्मा के हाथ में थमा दिया। जब वह प्याली भर रहा था तो मदिरा की सतह पर बुलबुले उठने लगे। वानर ने छोटे से छोटे कीड़े का रूप धारण कर लिया और धीरे से उड़कर बुलबुलों के नीचे छिप गया। लेकिन दैत्यांगना ने मदिरा की प्याली अपने मुंह में उड़ने के बदले एक तरफ रख दिया और वह थांग महाभिक्षु के सामने 2 बार झुककर बातें करने लगी। जब उसने प्याली फिर से उठाई तब बुलबुले बैठ चुके थे और प्याली में पड़ा हुआ लघु कीट साफ नजर आ रहा था। लेकिन दैत्यांगना यह नहीं समझ पाई कि वह वानर है। उसे असली कीड़ा समझकर दैत्यांगना ने अपनी छोटी उंगली से प्याली से बाहर निकाल दिया और दूर फेंक दिया। यह देखकर कि घटनाक्रम उसकी अपेक्षा के अनुसार आगे नहीं बढ़ रहा, वानर ने समझ लिया कि वह दैत्यांगना के पेट में नहीं घुस पाएगा। इसलिए उसने एक भूखे गरुड़ का रूप धारण कर लिया। वानर ऊपर की तरफ उड़ा और उसने अपने जेड नुमा पंजों को खोलकर भारी आवाज के साथ मेजों को उलट दिया और सभी फलों, साग, सब्जियों और चीनी मिट्टी के बर्तनों को चकनाचूर कर डाला। फिर थांग महाभिक्षु को वहीं छोड़कर वह गुफा के दरवाजे की ओर उड़ गया। यह सब देखकर दैत्यांगना बहुत डर उठी। थांग महाभिक्षु की हड्डियां और मांसपेशियां भी झंझना उठी।
दैत्यांगना ने अपने कांपते हुए दोनों हाथ थांग महाभिक्षु के गले में डाल दिए और बोली, परम प्रिय परमादरणीय महोदय, यह मनूस पक्षी कहाँ से आया है? सांचांग ने जवाब दिया, मुझे क्या मालूम। दैत्यांगना ने कहा, मैंने काफी कष्ट उठाकर आपके सम्मान में शाकाहारी भोज का इंतजाम किया था। भगवान ही जानता है कि वह दुष्ट परिंदा कहाँ से उड़कर आया और हमारे चीनी मिट्टी के बर्तनों को चकनाचूर कर गया। छोटी दैत्य बालाओं ने कहा, चीनी मिट्टी के बर्तनों को चकनाचूर करना कोई बड़ी बात नहीं है। दुख तो इस बात का है कि पूरा का पूरा शाकाहारी भोजन भी जमीन पर गिर गया है। वह गंदा हो गया है और खाने लायक नहीं रह गया है। तुम्हारे कंधे पर है पोटली, मेरे हाथों में घोड़े की लगाम। आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, सूर्यास्त से सूर्योदय तक रास्ते में मुकाबला करते हैं दैत्यों और दानवों के साथ। फिर आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, साल दर साल करते हैं पवित्र यात्रा बड़े साहस के साथ पश्चिम की ओर। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। 用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。 ये चैना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को शाओथांग का नमस्कार। श्रोताओं को राकेश वत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। अब शुरू करें आज के मुख्य वाक्य। 你们喜欢吃辣的吗？ क्या आप लोगों को तीखा खाना पसंद है? 我喜欢吃羊肉串。 मैं मटन सींग कबाब पसंद करता हूँ। 这里面是什么？ इसके अंदर क्या है? 我们去买点儿饮料吧。 हम कुछ ड्रिंक खरीदने के लिए चलें। पिछले पाठ की चीनी संस्कृति की जानकारी में आपने सुना था कि चीन के सिचुआन, हुनान जैसे प्रांतों का खाना बहुत तीखा होता है। लेकिन हैरानी की बात है कि बीजिंग में भी बहुत सी लड़कियां तीखा खाना पसंद करती हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि चीनी भाषा में क्या आपको तीखा खाना पसंद है कैसे कहते हैं? आप कह सकते हैं 你们喜欢吃辣的吗？ 你们喜欢吃辣的吗？ 你们 आप 你们喜欢 पसंद 喜欢 吃 खाना 吃 辣的 तीखा 辣的 माँ एक निबात शब्द है जो प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में आता है। 妈 你们喜欢吃辣的吗？ 你们喜欢吃辣的吗? क्या आप लोगों को तीखा खाना पसंद है? अब हम बातचीत का पहला भाग सुने। 你们喜欢吃辣的吗？ 喜欢。 मुझे मटन सींग कबाब खाना पसंद है। खासकर गर्मियों की रात में दोस्तों के साथ मिलकर खाने में बड़ा मजा आता है। राकेश जी, उन रोमांचक घड़ियों की याद न दिलाएं। हम स्टूडियो में है और मेरे मुंह में पानी भर आया है। हम जल्दी से कार्यक्रम बनाएं। अच्छी बात है।
फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि चीनी में इसे कैसे कहेंगे कि मुझे मटन सीख कबाब बहुत पसंद है। आप कह सकते हैं 我喜欢吃羊肉串。我喜欢吃羊肉串。我 मैं 我喜欢 पसंद 喜欢 吃 खाना 吃 羊肉 भेड़ का मांस या मटन 羊肉 串 सिंग या लड़ी 串羊肉串 मटन सिंग कबाब 羊肉串。我喜欢吃羊肉串。我喜欢吃羊肉串。मुझे मटन सीख कबाब खाना पसंद है। अब हम बातचीत का दूसरा भाग सुने। 你想吃什么？我喜欢吃羊肉串。 ये बात बहुत साफ है कि मटन सीख कबाब आमतौर पर भेड़ के मांस से बनाया जाता है, लेकिन अन्य खाना कैसा है? उदाहरण के लिए डम्पलिंग के अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या है? इसे चीनी भाषा में कैसे कहेंगे? बहुत आसान है। आप कह सकते हैं 这里面是什么？这里面是什么？这也这里面 के अंदर 里面是 है 是什么 क्या 什么？这里面是什么？这里面是什么？इसके अंदर क्या है? अब हम बातचीत का तीसरा भाग सुने। 这里面是什么？我也不知道。 ओह, मुझे बहुत प्यास लग रही है। यदि मैं अपने चीनी दोस्तों से कहूँ हम कुछ ड्रिंक खरीदने के लिए चलें, तो इसे चीनी भाषा में कैसे कहेंगे? आप कह सकते हैं 我们去买点饮料吧。我们去买点饮料吧。我们 हम 我们去 चलना 去 买 खरीदना 买 点का अर्थ जगह भी होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है कुछ या थोड़ा। 点饮料 drink 饮料 पा एक निपात शब्द है। यदि किसी काम की संभावना हो तो इसका वाक्य के अंत में इस्तेमाल होता है। 吧。我们去买点饮料吧。我们去买点饮料吧。हम कुछ ड्रिंक खरीदने के लिए चलें। अब हम बातचीत का चौथा भाग सुने। 我们去买点饮料吧。你喜欢红茶还是绿茶呢？红茶。 अब हम पूरी बातचीत सुने। बातचीत एक 你们喜欢吃辣的吗？喜欢。 बातचीत दो 你想吃什么？我喜欢吃羊肉串。 बातचीत तीन 这里面是什么？我也不知道。 बातचीत चार 我们去买点饮料吧。你喜欢红茶还是绿茶呢？红茶。 अच्छा दोस्तों, अब वेतुंग भाई से चीनी संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी लें। विशेषज्ञों ने चॉपस्टिक और कांटे का अध्ययन किया था। उनमें से कुछ लोगों के विचार में चीन कृषि प्रधान देश है, इसलिए मुख्य खाना वनस्पति है। खाने के समय चॉपस्टिक अधिक सुविधाजनक है। उधर पश्चिमी लोगों के पूर्वज चरवाहे थे, उनका मुख्य खाना मांस था। मांस खाने के लिए छुरी कांटे का इस्तेमाल अधिक सुविधाजनक था। चीन में लोग एक साथ बैठकर खाना पसंद करते हैं और चीन में खाना एक या कई प्लेटों में मेज पर रखा होता है और खाने वाले अपनी अपनी चॉपस्टिक से खाना उठाकर खाते हैं। क्योंकि चॉपस्टिक से अधिक खाना नहीं उठाया जा सकता, इसलिए सामूहिकता बनी रहती है और कोई भी एक खाने पर हावी नहीं होता। ध्यान देने की बात है कि चीन में चावल भरे कटोरे में चॉपस्टिक गड़ाना और चॉपस्टिक या चम्मच से कटोरी खटखटाना अशिष्टता माना जाता है। अच्छा दोस्तों, अब आज्ञा दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।
CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।